नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 जिसके भाग 3 का प्रकरण है सवन उत्तक फ्लोएम एवं उत्तक तंत्र, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्लोएम और जाइलम ये दोनों सवन उत्तक के रूप में पादपों में कार्य करते हैं। जाइलम के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है और फ्लोएम जो होता है ये जो पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इस भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो फ्लोएम उत्तक करता है। एंजियोस्पर्म में स्थित जो फ्लोएम उत्तक है उसमें जो उसके संघटक तत्व होते हैं वो हैं चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। ये कुछ संघटक तत्व होते हैं जिनके द्वारा फ्लोएम का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म यानी नग्नबीजी जो पादप होते हैं, अनावर्त बीजी, उसमें एल्बुमिनी कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिकाएं तत्व जो होते हैं वो लंबे नलिका की तरह की रचना के होते हैं, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। यानी इनका चालनी नलिकाओं का संबंध जो है वो सहचर कोशिकाओं से लंबवत रूप से जुड़े रहना। इनकी जो भित्ति होती है वो चालनी की तरह छिद्रित, यानी चलनी आप समझते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को छानते हैं, जैसे हम चाय की चलनी होती है, तो उसी प्रकार ये भी एक चलनी की तरह छिद्रित रचना होती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसदानी होती है, लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता। परिधि रूप से साइटोप्लाज्म होगा, रसदानी केंद्र भाग में बड़ी होगी, लेकिन केंद्रक नहीं होता। चालनी नलिका के कार्य को सहचर कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं वे ही नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और ये चालनी नलिकाओं से सटी रहती हैं, जुड़ी रहती है। चालनी नलिका तत्व जो होते हैं तथा सहचर कोशिकाएं ये गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं, यानी जिस प्रकार और गर्तनुमा भाग होते हैं रंध्रों में, उसी प्रकार इनमें भी गर्त क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों में और इंद्रिय भित्तियों के बीच में पाए जाते हैं। ये फ्लोएम उत्तक का एक रचनात्मक भाग है जिसमें देखिएगा ये चालनी छिद्र जगह जगह पाए जाते हैं और ये नलिका तत्व हैं जो नलिका के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा वाला भाग है, पीछे से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो, और ये सहचर कोशिकाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये फ्लोएम उत्तक की रचनात्मक रचना के जो संघटक तत्व हैं उनके भाग दे रखे हैं। इस प्रकार ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहकर पादपों में भोजन के जो भी तत्व होते हैं उसको और पत्तियों के द्वारा बनने के बाद पादपों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नली के दाब ग्रेडियंट को बनाए रखती हैं। ये इनका एक विशिष्ट कार्य है। सहचर कोशिकाओं का चलनी नलिकाएं होती है, उनका दाब ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता, दाब विभव को बनाए रखना। फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी शुंडाकार सिलेंडराकार कोशिकाएं होती हैं जिनमें सघन साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य पाया जाता है और केंद्रक भी होता है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाओं की विशेषता है। कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती हैं और उसमें गर्त यानी जगह जगह खड्डे पाए जाते हैं।
इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। यानी आप समझते हैं एक कोशिका से पदार्थों का दूसरी कोशिका में जाने के लिए और कोई ऐसा भाग बना होता है तो ये भाग एक सेतु की तरह कार्य करता है। तो इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिकाओं में होते हैं। तो इन कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मोडेस्माटा का जोड़ बना होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, इनका संचय करने का कार्य, खाद्य पदार्थों का संचय तो करता ही है, साथ ही साथ रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज का भी संचित यानी संग्रह करता है। एक बीजद्रव्यी पादपों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती, ये विशेष ध्यान रखने की बिंदु है। एक बीजद्रव्यी पादप होते हैं उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती। फ्लोएम तंतु यानी जिसे बास्ट रेशा भी कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमी जो ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम भी जब निर्मित होते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक अलग अलग बनते हैं। तो प्राथमिक फ्लोएम में बनते हैं उनमें ये नहीं होते, लेकिन द्वितीयक में ये फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। ये काफ़ी लंबे और शाखित नुकीले होते हैं और इनके सिरे जो होते हैं वो सुई की तरह तीखे होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका दिखती काफ़ी मोटी होती हैं और परिपक्व होने पर इन तंतुओं में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है, अर्थात ये मृत हो जाते हैं। तो ये फ्लोएम तंतु जो है वो परिपक्व अवस्था में मृत यानी जीवद्रव्य रहित रचना के रूप में पाए जाते हैं। पटसन, सन, भांग जैसे पौधों में फ्लोएम तंतु का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। ये पटसन है, सन है, ये लंबे धागे नुमा और रेशों से बने हुए ऐसी रचनाएं मिलती है जो किसी न किसी महत्व के रूप में काम आती है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकीर्ण चालनी नली होती है। जो सबसे पहले फ्लोएम बनता है उनमें चालनी नलिकाएँ जो होती है वो संक्रिय होती हैं और ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम या प्रोटो फ्लोएम यानी सबसे पहले बनने वाला फ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाला जो फ्लोएम है उसमें चालनी नली बड़ी होती है, चौड़ी होती है, उसे अनुफ्लोएम या मेटाफ्लोएम भी कहते हैं। यानी बाद में बनने वाला मेटा और पहले बनने वाला प्रोटो। अब है ऊतक तंत्र। पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना, कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है: बाह्य त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक और मौलिक ऊतक तंत्र। भरण ऊतक का दूसरा नाम मौलिक ऊतक तंत्र और तीसरा है समन्वय ऊतक। तो ये ऊतक तंत्र के भाग हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक, बाह्य त्वचीय और ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसमें जो आने वाले भाग हैं उसमें बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं रंध्र के रूप में, बाह्य त्वचीय उपांग मूल रोम के रूप में और बाह्य त्वचा पौधों के बाहरी भागों की त्वचा होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और अखंड सतह बनाती है, यानी बीच में गैप नहीं होता। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है, यानी सिंगल कोशिकीय लेयर होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं, यानी जीवद्रव्य वाली कोशिका होती है। इनमें बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। और इसमें एक बड़ी रसदानी होती है क्योंकि परिधीय भाग में जो साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य पाया जाता है, रसदानी बीच में कैद बड़ी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी रहती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। जो बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिस, उसके बाहरी लेयर क्यूटिकल के रूप में पाई जाती है। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है और मूल में क्यूटिकल का अभाव होता है। विशेष बिंदु ध्यान रखने योग्य, मूल के अंदर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। रंध्र, रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर उपस्थित होती है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसों के विनिमय में को नियमित करते हैं, यानी बाहर से जो भी गैसीय अंश होते हैं वो रंध्रों के द्वारा पादपों के शरीर में पहुँचते हैं और पानी जो होता है वो ताप संतुलन के लिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा
और इन्हीं पत्तियों के रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता है। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम की आकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं, जो रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है। द्वार कोशिका का आकार अलग अलग हो सकता है, जैसे घास में डंबलाकार। द्वार कोशिका की भित्ति जो है वो पतली है, आंतरिक भित्ति जो होती है मोटी होती है। बाहर वाली पतली और आंतरिक वाली मोटी होती है। ये रंध्रों की रचना है, देख सकते हैं आप। इसमें ये बाह्यत्वचीय कोशिकाएं जो इन रंध्रों के, ये रंध्रों का भाग है, तो इनके चारों ओर ये कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्षय कोशिकाएं जिसे गार्ड सेल भी कहते हैं। इसमें देख सकते हैं हम अंदर वाली भित्ति, देखिए ये मोटी होती है, अंदर वाली ये वाली, और बाहर वाली भित्ति पतली होती है। और इसमें जगह जगह पर बिंदुनुमा भाग दिख रहे हैं आपको। ये क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लघु ऊतक कहलाते हैं, हरित लव कहलाते हैं ये। और ये खुला भाग जो वाइट दिख रहा है आपको, ये रंध्र खुलने पर ऐसी रचना दिखाई देती है। और ये डंबलाकार स्थिति देखिएगा, घास के अंदर जो द्वार कोशिका होती है। ये रंध्रों की रचना है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लव पाया जाता है और ये रंध्र को खुलने और बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएं जो रंध्रों के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप और पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं, यानी गार्ड सेल। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाओं से मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। तो रंध्रों को जो खोलने और बंद होने के लिए, क्रम को नियमित करने के लिए द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है, ये ध्यान रखिएगा। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। और ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय द्विकरण यानी एक कोशिका की लेयर के रूप में द्विकरण भाग होता है, जो जल और खनिज तत्वों के अवशोषण में और हेल्प करता है। और ये स्पेशली मूल पर पाया जाता है। तने पर पाए जाने वाले जो बाह्यत्वचीय रोम होते हैं वो त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। और पर्वतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं, मूल में एक कोशिकीय। और ये शाखित और अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी प्रकृति के होते हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल हानि को रोकते हैं। ये जो तने पर पाए जाने वाले रोम है उनकी विशेषता है। अब है भरण ऊतक। बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। यानी बाह्य त्वचा को छोड़ दो, संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी भाग है वो भरण ऊतक होता है। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेंकाइमी कोशिकाएं प्राय वलकुट, कॉर्टेक्स, परिरम, पित्त और मज्जा किरणों के रूप में पाई जाती है। ये प्राथमिक तने में जो भाग होते हैं पैरेंकाइमी कोशिकाएं, उनके बाहर वाले भाग यानी जब एक अनुप्रस्थ काट के रूप में हम तने को काटते हैं तो बाहर वाले भाग कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर बढ़ता है तो परिरम, सबसे मध्य में पित्त जिसे मज्जा कहते हैं, और उससे निकलने वाली और किरणोन्मुख भाग को मज्जा किरणें कहते हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक से युक्त होता है और इसे हम पर्ण मध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। पत्तियों में ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कोशिकाएं जो होती है पत्तियों में निर्माण करती है उन्हें पर्ण मध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। आज के इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ अभ्यास प्रश्न जो आपको नोटबुक में करने हैं। पहला है पत्तियों में भरण ऊतक को क्या कहते हैं। दूसरा, पौधों में बाह्य त्वचा पर स्थित मोम की परत क्या कहलाती है, इसका कार्य बताइए। तीसरा, रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र के प्रकार बताएं। और चौथा है मूल रोम क्या है, इनका कार्य बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।